नमस्कार साथियों, स्टेट यूपी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम मूल विधि का जो कि यूपीएसआई का एक नया सब्जेक्ट है उसको हम शुरू करेंगे। आपको पता है कि यूपी जीके और एक मूल विधि जो कंबाइंड है, जो कि 40 नंबर का आपका एग्जाम में आना है, इसके सिलेबस को लेकर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना। आज से हम इन चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और जो हमारा पहला चैप्टर इसमें रहेगा वो रहेगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इस अधिनियम को मैं आपको आज इस क्लास में याद करा दूंगा, तो चिंता मत करिए। मैं लिखा रहा हूँ तो साथ में लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हैं, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो सबसे पहले आइए हम इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या ये अधिनियम है, क्या हमें बताता है, कितना प्रावधान है, कितनी धाराएं हैं, है ना, कितने समय तक की जेल है, क्या जुर्माना है, कौन इसको लागू कर सकता है, कौन इस पर कानून बनाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो इस अधिनियम को जो पारित किया गया था, आपको पता है कि कोई भी अधिनियम ऐसे नहीं बनता है, पहले एक बिल आता है, ठीक है, संसद में, फिर जाके वो एक्ट बनता है। वो क्या प्रक्रिया है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 20 मई, आप याद रखना, 20 मई 1961 को ये पारित हुआ था, ठीक है। कहाँ पारित, कहाँ होगा, संसद में होगा, है ना, तभी तो आगे ये बनेगा कानून। तो 20 मई 1961 को ये पारित हुआ। इसके बाद इसको जो लागू करने की डेट हुई, मतलब जब बिल्कुल कानून बन के तैयार हो गया, तो 1 जुलाई, याद रखना है इसको, 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। आइए हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ आपको इसमें जो याद रखनी है, इसमें धाराएं कितनी है वो याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस जो अधिनियम है इसमें 10 धाराएं हैं, ठीक है। अब ये धाराएं क्या है, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, इस तरीके से क्या क्या कहती है वो आगे हम अगली व्याख्या में हम पढ़ेंगे, ठीक है, किस धारा में हमें क्या बता रखा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि कोई भी अधिनियम आखिर बनता कैसे, ताकि आगे जितनी वीडियोज़ आएँ जिसमें हम कानून की बात करें, बिल की बात करें, एक्ट की बात करें, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहें, ठीक है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी अधिनियम को बनाना है सरकार को, तो वो क्या करेगी, ठीक है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा, पहले जो संबंधित मंत्रालय है, ठीक है, मान लो कोई एक, बहुत सारे मंत्रालय हैं, है ना, जैसे महिला विकास मंत्रालय है ना, कानून मंत्रालय है, तो हर किसी मंत्रालय को पहले इसका एक अपना तय करना होगा कि वो कानून क्या बनाने वाले हैं। उसमें बहुत सारे अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, वो सारे लोग इसको व्यवस्थित करके देखेंगे कि क्या हमें इसमें क्या क्या चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं। तो जो मंत्रालय विभाग है, ठीक है, जो विभाग है, आपको पता है ना, विभाग होता है, ये इसके अंदर जो भी कानून है या जो अधिनियम बनाना चाह रहे हैं वो इसको तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद क्या होगा, इसको एक बार कानूनी विशेषज्ञों को दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अरे भाई, आप संविधान के अकॉर्डिंग ही तो कोई कानून बना सकते हो ना, कोई अधिनियम बना सकते हो, ऐसे अपने मन से थोड़ी ना बना लोगे। तो जो विशेषज्ञ हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं कि क्या ये कानून आगे, क्योंकि कोर्ट में जाके मान लो कोई आपने बनाया, ठीक है, कोर्ट में जाके उसको कोई चैलेंज कर दे, तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पारित कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और बाद में जाके वो जब कोर्ट में जाके वो बेकार हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसको सुधार भी किया जा सकता है इसी स्टेज में, ठीक है। एक बार कानून विशेषज्ञ देख लेते हैं, बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन जो पेश करने से पहले का जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई, मंत्रालय विभाग ने इसको बना लिया, ठीक है, और कानून विशेषज्ञों को भी दिखा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेज में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, अब ये जाएगा हमारा संसद में, ठीक है, आपको पता है संसद में जाएगा। और कोई भी एक्ट जो है, जो कोई भी बिल है या कोई भी एक्ट है, बिना संसद के तो परमिशन के नहीं बन सकता ना, मतलब वहाँ से आपको पास कराना पड़ेगा उसको मेजोरिटी से। तो यहाँ पर ये जब जाएगा संसद में, संसद में जाके इस पर चर्चा होगी, ठीक है। आपको पता है कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें कोई भी अधिनियम होता है, संसद में इसकी चर्चा होगी। संसद में चर्चा होने के बाद अब संसद के पास 2 इसमें ऑप्शन है, या तो वो इसको पास कर दें, है ना, स्वीकृति दे दें, सारे लोगों ने वोटिंग करी और पास हो गया, या फिर वो इसको मना कर दें कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, इसको हटो, बंद करो, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर कोई सुधार है तो वो भी आप इसमें करा सकते हैं, वहाँ पे संसद इसमें करा सकती है। और ये जो है कोई भी मंत्री, ठीक है, आपने अभी देखा होगा यूपी पैट में एक पेपर आया था कि शायद दूसरे शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट में, जो दूसरा दिन था ना, उसमें कि जो मंत्री द्वारा जो बिल पेश किया जाता है उसको, विधेयक को क्या कहते हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन था ना बहुत सारे, तो सरकारी विधेयक कहते हैं। तो कोई भी मंत्री इसको, ठीक है, पेश कर सकता है, जो सरकार का मंत्री, अमूमन जो विभाग के मंत्री होते हैं वही पेश करते हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये संसद में पास होने के बाद ये जाएगा, आपका पता है, राज्यसभा में, क्योंकि आपको पता है ना,
राज्य संसद है, राज्यसभा है, ये इससे हमें कानून जो बनाना है या कोई अधिनियम हमें बनाना है तो इसे हमें पारित करना होगा। ये भी बेसिक मैं बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें आपको क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। अंतिम जो जाता है ये महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाता है। अब राष्ट्रपति जी का अगर सिग्नेचर इसमें होगा, ठीक है, अगर उनको लगता है कि ठीक है ये देश के लिए सही है कानून, तो वो इसमें साइन कर देंगे, नहीं तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और वापस भेज सकते हैं कि नहीं इसमें हमें ये गलती है, इसको आप सही करो, ठीक है। जब ये सही हो जाएगा तो फिर से पेश होगा और उसके बाद जब राष्ट्रपति जी की जब इसमें मोहर लग जाएगी तब जाके ये एक अधिनियम, जो कि एक बिल था, बिल से लेकर एक अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम जैसे ही बनेगा ये लागू कर दिया जाएगा, लागू करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मोटा माटी आपको समझ में आ गया कि कोई भी जो बिल है एक नॉर्मली वो अधिनियम कैसे बनता है या कानून कैसे बनता है। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1961 में पारित हुआ, 1961 में ही लागू कर दिया गया था। आइए अब इसमें कुछ धाराएं हैं आपको समझना होगा और कुछ एग्जाम्पल के साथ भी मैं इसमें आपको कराऊंगा ताकि आपको ये सारे याद हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं और जो हमारी धारा 1 है, मैंने बताया था ना इसमें 10 धाराएं हैं, तो हमारी जो धारा 1 है वो देख लेते हैं कि धारा 1 में क्या लिखा गया है इसमें, ठीक है, क्या ये बताती है। तो धारा 1 में बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद करने वाला नहीं है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ये जो कानून है, जो कि दहेज प्रतिषेध 1961 अधिनियम है, ये पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा या फिर उत्तराखंड में ही लागू होगा या फिर मतलब बिहार में ही लागू होगा, तमिलनाडु में लागू नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो कानून है, ये धारा 1 बोलती है कि देश का कोई भी नागरिक है, देश का कोई भी कोना है, उसमें ये कानून लागू होगा। अच्छा, पहले आपको पता है 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था उसमें 370 लागू थी, तो वहाँ पर ये कानून उस समय लागू नहीं होता था, उनके अलग कानून थे। लेकिन क्योंकि अब वो 370 के द्वारा जो स्पेशल दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो अभी वहाँ पर भी आपका ये कानून लगता है, ठीक है। तो धारा 1 क्लियर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और धारा 2 देखते हैं कि धारा 2 हमें इसमें क्या बताती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसको आपको याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दहेज की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई है? परिभाषा, कि दहेज आखिर हम कहते किसको हैं, है ना। आप कोई भी कानून बना रहे हो, कोई भी एक्ट बना रहे हो जिसमें सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें आप परिभाषा तो दोगे ही ना। कल को कोई कह दे कि नहीं इसमें दहेज में तो ये बोला ही नहीं गया था, तो हमें सज़ा नहीं चाहिए, तो इससे दहेज की यहाँ पर परिभाषा को एक तरीके से बताया गया है। मैं मोटा मोटी छोटा छोटा आपको बताया हूँ आखिर दहेज क्या है, बाकी इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, ठीक है। छोटा सा बता के चलता हूँ। देखो दहेज का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हम अर्थ की बात करें तो दहेज का मतलब है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी मूल्यवान, यहाँ पे समझना, जहाँ पे जिसका मूल्य हो, किसी भी मूल्यवान वस्तु से है, ठीक है। पहली बात, कोई भी मूल्यवान वस्तु हो गई, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, आप सोना हो गया, गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, ठीक है, कार हो गई, घर हो गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मूल्य है, जिसका मूल्य है, तो वो इसके अंतर आएगी। और जो कि, ठीक है, याद रखना, जो कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के समय, शादी के समय, विवाह के अवसर पर या फिर विवाह के पहले, ऐसा नहीं है कि विवाह के समय, विवाह के पहले भी अगर कोई मांग करता है तो विवाह के पहले, ठीक है, या विवाह के बाद भी, याद रखना, विवाह के बाद भी किसी भी पक्ष को दी जाती है। अब यहाँ पे बात करना, दी जाती है या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट या कोई करार भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखना, या फिर कोई करार भी होता है तो भी ये इसी के अंदर आएगा। तो दहेज का मैंने अर्थ आपको बता दिया है, दहेज का अर्थ ये है, इसकी परिभाषा जो है, बाकी जो लीगल परिभाषा है वो एक बार और आप अपने आप से गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटी जो है वो मैं आपको बता दिए। अगर हम कुल मिला के बात करें तो देखो, दहेज किसी भी मूल्यवान वस्तु जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विवाह के अवसर पर, विवाह से पहले, विवाह के बाद या किसी पक्ष को दी जाती है, या फिर कोई भी इसका करार करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये धारा 2 के अंतर्गत आता है। यानी कि परिभाषा जो है वो इसके बारे में कानून को जो बता रखी है या जो अधिनियम है उसमें व्यक्त की रखी है। तो धारा 1 क्या थी आप याद कर लो एक मिनट, पूरे भारत में लागू होगा,
जो दहेज का है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह ही लागू होगा या कोई राज्य ऐसा बोल दे नहीं मैं लागू नहीं करूँगा, तो ये पूरे में ही लागू होगा। और जो धारा 2 है वो इसकी परिभाषा बता रही है कि दहेज आखिर है क्या। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो दहेज के कानून को जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो याद रखना, ठीक हो। दहेज के लिए कभी भी आपको कोई भी मामला सिद्ध करना है तो इसमें मांग का होना ज़रूरी है। जब तक मांग का नहीं होगा तब तक ये दहेज नहीं माना जाएगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कैसे, जैसे इसी में ही अधिनियम में, दहेज के अधिनियम में एक चीज़ बताई गई है कि आपको पता है मुस्लिम विवाह में मेहर का एक रस्म होती है, ठीक है। मुस्लिम विवाह में याद रखना एक मेहर की रस्म होती है, मेहर। तो इससे ना दहेज का नहीं माना गया है, दहेज नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें जो धनराशि होती है, आप याद रखना, मेहर में जो धनराशि होती है, जो धनराशि दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है आपको पता है? जो मेरे मुस्लिम भाई बहन होंगे उनको पता होगा। मेहर में जो धनराशि है, जो बर होता है, ठीक है, यानी कि जो लड़का होता है, या फिर हाँ बर ही कह सकते हैं, मतलब लड़के के जो पिता होते हैं वो अपनी बधू को देते हैं, एक आशीर्वाद के रूप में समझ लो, या फिर एक रस्म है उसके रूप में ये दिया जाता है, ठीक है। यानी कि कन्या को, जो विवाह हो रहा होता है कन्या को ये दिया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? बर के पिता के द्वारा, बर के पिता द्वारा कन्या को दिया जाता है। तो ये दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। तो यानी कि दहेज का आपने धारा 1 धारा 2 पढ़ लिया है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है? पहली बात तो कि इसमें ये पूरे देश में लागू होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कोई भी मूल्यवान चीज़ है, और इसमें जब दहेज का अगर आप कानून की आप बात करें तो ये तभी लागू होगा जब इसमें मांग का होगा। अगर कोई मांग का नहीं जिक्र है तो ये लागू नहीं होता है, इसे बाहर रखा गया है, ठीक है, अपनी इच्छा से दिया गया। या जो लागू नहीं होता है उसमें यह है कि मांग इसमें नहीं है तो ये दहेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और मुस्लिम विवाह में मैंने बताया कि जो मेहर है वो दहेज का पार्ट नहीं है। जो धनराशि इसमें क्या होता है, जो बर के पिता होते हैं उनके द्वारा दी जाती है कन्या को। अब हम आगे बढ़ें तो इसमें वैसे तो मुख्य बिंदु तो कोई ज़्यादा है नहीं, और जो मूल्यवान वस्तुएं बात करी है मैंने, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे आपका पैसे हो, घर हो, बंगला हो, कुछ भी आप ऐसा जो मूल्यवान चीज़ है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो हमें लगता है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। धारा 1 और धारा 2 क्लियर हो गई है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो अब हम धारा 3 पढ़ते हैं कि धारा 3 हमारा इसमें क्या बताती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट धारा है, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली धारा 3 में हमें बताया गया है कि दहेज अगर कोई लेता है या देता है। देखो पहली बात क्लियर रखो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये साफ बोलता है कि सिर्फ दहेज लेना ही कानूनन जुर्म नहीं है, बल्कि दहेज देना भी कानूनन जुर्म ही है। तो अगर इसमें दहेज जो लेता है या देता है उसके बारे में जो दंड है, मतलब क्या उसे सज़ा दी जाएगी, उसके बारे में व्याख्या दी गई है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देने के लिए दंड, ठीक है। और ये धारा 3 इसके बारे में व्याख्या करती है। आसान भाषा में बोलूँ, अगर कोई दहेज लेता है या दहेज देता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है, बेसिकली वो इसमें बताया गया है। आइए हम देखते हैं। तो धारा 3 हमें क्या बताती है इसमें। देखो पहला बात, ये एक दंडनीय अपराध है। आप समझ गए दंडनीय अपराध का मतलब क्या है? इसमें आपको दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, जुर्माना भी मिलेगा। तो दंडनीय अपराध हो गया पहला बात, ठीक है। आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इसमें, ठीक है। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है और उसको सज़ा सुनाई जाती है तो कम से कम, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष तक की उसको सज़ा का प्रावधान है। कम से कम उसको 5 वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है, अगर वो माना जाता है इसमें गुनहगार। और कम से कम 15,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है, अगर कोई दोषी पाया जाता है इसमें तो, ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद हो सकता है इसमें? इसके अलावा एक इसमें ध्यान आप ये भी रख सकते हो, मान लो अगर यहाँ पर जो पक्ष है वो ये कहता है कि ये तो जुर्माना है ही, या फिर ऐसी कोई भेंट है, ठीक है, जो जिसका मूल्य दिया गया है वो भी उसमें ले सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रखना, दहेज, मैंने फिर बोला था दहेज के प्रतिषेध अधिनियम में ये साफ लिखा गया है कि मांग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मांग नहीं है, ठीक है, अगर मांग की गई है तभी ये कानून लागू होगा, अगर मांग नहीं है तो ये कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। धारा 3 आपको समझ में आ गई। अभी हम बढ़ते हैं धारा 4 की ओर कि धारा 4 हमारा क्या कहती है। धारा 1 में एक बार रिविजन कर देता हूँ। धारा 1 ने बोला कि ये जो कानून है, जो ये अधिनियम है, ये पूरे देश में लागू होगा।
धारा 2 में क्या बताया गया, परिभाषा बताई गई। धारा 3 में दंड के बारे में बताया गया कि अगर इसमें कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, अगर वो दोषी पाया जाता है कानून की नज़र में, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है, क्या जुर्माना हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चौथा जो हमारी धारा है, जो चौथी धारा है, वो किसके संदर्भ में है, वो है दहेज मांगने की सज़ा। ठीक है, अभी तो ये थी कि आपने दहेज दे दिया है, शादी हो गई, अब ये है मांगने की। अगर कोई शादी से पहले भी अगर कोई दहेज मांगता है तो इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें भी दोस्तों दंड के बारे में ही बताया गया है कि अगर ऐसा कोई पाया जाता है करते हुए, तो इसमें जो सज़ा है वो क्या हो सकती है। बेसिकली इसमें कानून जो कहता है कि दहेज की अगर कोई मांग करता है, मैंने बताया ना, मांग करना, देना, ये सारा दंडनीय अपराध है, तो इसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 2 वर्ष की कैद हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 वर्ष की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर लगता है। ठीक है, अगर कोई दोषी पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई, धारा 4 हो गई। इसी में ही एक और धारा जोड़ी गई है बाद में, जो कि धारा 4A है। 4 तो है ही, इसी का ही धारा 4A और जोड़ा गया है। ये क्या कहती है, अब ये याद रखना, ये 4A है। ठीक है, 4 क्या कहती है, दहेज का कोई भी विज्ञापन नहीं दे सकता है। ये याद रखना, दहेज विज्ञापन देने पर भी प्रतिबंध है। अब कोई आपने देखा ना, कभी कभी आप अखबार पढ़ते हो सुबह सुबह, तो अखबार वाले एक पन्ने पलटोगे तो पीछे लिखा होता है कि वर चाहिए, वधू चाहिए, लिखा होता है ना। कहीं उसमें देखा है कभी किसी ने लिखा है, वैसे तो लोग दहेज मांगते हैं, देते हैं, लेकिन उसमें कभी भी आपने फ़ोटो में ये नहीं देखा होगा कि हमें वर चाहिए और 1 लाख रुपए भी चाहिए, ऐसा लिखा होता है? नहीं लिखा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है अगर वो दहेज का विज्ञापन देंगे तो उनको सज़ा हो जाएगी। कितनी होगी वो मैं अभी बता दूंगा अभी आपको। तो अभी बहुत दिन पहले आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एक रील चल रही थी खूब, बहुत वो वीडियोस पढ़ते थे ना कि मेरी एक बेटी है, मेरे पास 25 लाख हैं, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का होगा। तो इस तरीके की जो वीडियोस हैं, जो इस तरीके के जो दहेज के कोई विज्ञापन देता है या खुल के कहता है कि मैं दहेज दूंगा या दहेज लूँगा, तो ये विज्ञापन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आप कोई विज्ञापन नहीं ला सकते। अगर आप कोई विज्ञापन देते हो तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर विज्ञापन देते हुए कोई पकड़ा जाता है तो इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें 6 महीने से, ठीक है याद रखना, 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें, ये याद रखना। तो इसलिए सिर्फ दहेज का विज्ञापन भी देना नहीं, बल्कि दहेज लेना, दहेज मांगना और दहेज का विज्ञापन देना भी कानूनन दंडनीय अपराध है और इसमें 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, धारा 4 समझ में आ गई आपको। अब एक बार फिर से मैं रिवीजन कराते हुए चलता हूँ, जो आपको अगर इसमें भूले हो तो भूले ना। धारा 1 ने क्या बोला था बताओ? धारा 1 ने बोला था हमें कि ये जो कानून है वो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया गया कि जो धारा 2 है वो ये बताती है कि परिभाषा क्या है। धारा 3 ने हमें बताया कि इसमें दंड क्या होगा अगर कोई दहेज लेते या देने में पकड़ा गया। इसके बाद दहेज मांगने की सज़ा क्या है वो धारा 4 में पड़ा और धारा 4A में ही जोड़ा गया है कि दहेज के विज्ञापन अगर कोई जारी करता है तो उसको क्या दंड दिया जा सकता है। तो चाहे पत्रिका हो गई, चाहे अखबार हो गया, चाहे सोशल मीडिया, कुछ भी माध्यम से अगर आप दहेज का विज्ञापन देते हो तो ये कानून जुर्म माना जाएगा और इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। आइए अब हम धारा 4 के बाद पढ़ते हैं धारा 5। ये सारी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो जब हम MCQ पढ़ेंगे, जो आगे मैं कराऊंगा, तो आप समझ जाओगे। अभी आप इसको मोटामोटी पढ़ते चलो। ठीक है, इसकी PDF टेलीग्राम से ले लेना या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब दूसरा सुनो, दहेज अधिनियम में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई मामला जाता है कोर्ट के पास, न्यायालय के पास, ठीक है, या फिर मान लो किसी के द्वारा इसमें कंसर्न में लाया जाता है कोर्ट के मामले में, तो इसमें कोई भी समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसमें समझौता नहीं कर सकते अगर एक बार ये मामला कोर्ट में चला गया तो। ये साफ साफ बोला गया है कि इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझौता नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बाहर समझौता नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है बेसिकली समझौता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट को समझा होगा। बहुत से लोग होते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो हमेशा से ही कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होता ही है। अब मान लो कोई अगर ऐसा बंदा है वो बोलता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कोई पहुंचा कोर्ट के पास कि मुझे दहेज इतना मिलना चाहिए था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर मैं इससे शादी करूँगा तो 1 लाख रुपए दूंगा, ये देखो मेरे पास स्टैम्प पे कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है। तो ऐसा जो भी मामला होगा ये पूरी तरीके से निषेध है, क्योंकि दहेज लेना ही देना ही जब मना है, जब प्रतिषेध है, तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो?
कोई समझौता कैसे कर सकते हो, मतलब लिखित रूप में भी नहीं, अगर वर्बली में भी कोई बोलता है कि मैंने इसकी बेटी से शादी करी, इसने मुझसे कहा था कि 1 लाख रुपए देगा, इसने 1 लाख रुपए नहीं दिया, ये तो ये सब मामले निषेध है। जब दहेज लेना देना ही मना है तो कोई भी समझौता भी इसमें नहीं होगा, कोई समझौता मान्य नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो धारा 5 इसके बारे में बताती है। एक बार फिर बोलो, धारा 1 हमें क्या बोलती है, ये पूरे देश में लागू होगा। धारा 2 बोलती है हमें इसकी परिभाषा। धारा 3 हमें दंड के बारे में बताती है, दहेज लेने या देने के बारे में। धारा 4 हमें बताती है दहेज मांगने की सज़ा। धारा 4A हमें बताती है कि दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध रहेगा। और धारा 5 हमें बताती है कोई भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। ऐसा समझौता अगर आपने किया भी है तो ये शून्य माना जाएगा, इसका कोई भी कानूनी रूप से वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ आप जानो, जब ये बीएनएस की धारा, आपको पता है पहले आईपीसी लागू होती थी, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, अब आईपीसी को बदल के किस में कर दिया गया है, बीएनएस में कर दिया गया है। तो बीएनएस में ही एक धारा 80 है। ठीक है, आप ये याद रखना, 80 है धारा। ये चीज़ हमें एक और बताती है इसमें कानून। ये जो धारा है पहले आईपीसी में नहीं थी, अलग थी, मतलब ठीक किसी 304 बी के नाम से जाना जाता था, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अब इसे जब बीएनएस लागू हुआ तो धारा 80 के अंतर्गत इसे ला दिया गया। तो जो धारा 80 है दोस्तों, ये हमारी है दहेज हत्या के लिए। ठीक है, अब एक कोर्ट केस है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। वैसे मैं काल्पनिक आपको बताता हूँ। मान लो कोई महिला है जिसकी शादी हुई किसी कन्या, किसी हस्बैंड से। ठीक है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। फिर उसके जो घर वाले हैं इस मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं, और कोर्ट में ले जाने के बाद वो ऐसा बोलते हैं कि उनकी बेटी को हस्बैंड ने जला के मार दिया, या फिर किसी भी स्थिति में उसको मार दिया क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाए। तो इसका जो मामला है वो दहेज हत्या के में आ जाएगा, ना कि दहेज वाले मामले में जो ऊपर चल रहा था। इसके लिए अलग प्रावधान है, अलग दंड है, अलग सज़ा है। तो ऐसे मामले जो दहेज के लिए, जो अगर दहेज में हत्या हुई है किसी महिला की, किसी कन्या की, तो ये जो मामले हैं वो जाते हैं दहेज हत्या में। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो धारा है वो धारा 80 हमें बताती है, बीएनएस की है। और इसमें क्या है, मैं आपको, वैसे तो ये अलग टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाता, लेकिन अभी इसमें जब हमने बात छेड़ दी तो छोटा छोटा हम बता देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखना, इसमें एक पेज है कि इसमें जो ये तभी लागू होगा जब 7 वर्ष के भीतर ही ऐसा किया गया हो। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, फिलहाल होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो गलत चीज़ है, लेकिन 7 वर्ष के बाद अगर ऐसा होता है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, इसके लिए अलग कानून है। अगर शादी हुई है 7 वर्ष के अंदर में ही आकस्मिक रूप से, या फिर ऐसा कुछ मिलता है कोर्ट को जिसमें जो पीड़ित पक्ष ऐसा कहता है कि उनकी बेटी को किसी ने हत्या कर दी है दहेज के लिए, तो वो इसके अंदर में आएगा, और इसके लिए एक कठोर सज़ा का प्रावधान है। इसमें बता देता हूँ, मैंने बताया 7 वर्ष के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा 7 वर्ष के अगर बाहर होगा तो ये इसमें नहीं माना जाएगा, उसके लिए अलग हत्या का मामला चलेगा, लेकिन दहेज हत्या के में नहीं चलेगा। अच्छा, दहेज हत्या का इसमें क्या बोलता है, इसमें आजीवन कारावास की सज़ा है। ठीक है, आजीवन, अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, हाँ, 7 वर्ष से लेकर है। मैं एक चीज़ और भी लिख देता हूँ, 7 वर्ष से दोषी को 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा है अगर ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अभी इसमें जो इम्पॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। 7 वर्ष, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने वर्ष के अंदर अगर ऐसा मामला पाया जाता है तभी दहेज देना पाया जाएगा, ऑप्शन दिए जाते हैं 5, 7, 6, 7, 8। तो उसमें जो 7 वर्ष है वो आप याद रखना, वो इसके अंदर में आएगा। तो ये एक अलग पार्ट है, मैं इसको अलग बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक जिक्र आया था, मैंने आपको इसमें बोल दिया है, तो उसको मैं अलग ही यहाँ पर रख देता हूँ। याद रखना बीएनएस की 80। ठीक है, ये 80 लिखा है, धारा 80 के अंदर है, जो कि 304 में पहले आता था बी में। अब हम आगे बढ़ें, और हमारी कौन सी धारा हो गई थी, धारा 5 हो गई थी। ठीक है, अब हम धारा 6 को देखते हैं कि धारा 6 हमें क्या बताती है इसमें। तो जो धारा 6 है दोस्तों, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर धारा का ही अपना है। ठीक है, आपने देखा है कभी कभी कलेश होता है घर में, या फिर मान लो छोटी मोटी होती रहती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो कोई महिला है, ठीक है, अपने साथ तो वो कूलर लेके आती है। फॉर एग्जांपल एक कूलर, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, उसके घर वालों ने कूलर दिया कि बेटी जा, गर्मी का मौसम है तो अपने साथ कूलर ले जा, या एसी लेके जाती, कुछ भी लेके जाती है। ठीक है, अब ससुराल में ले जाने के बाद, क्योंकि दहेज के समय तो बेटी तो उसको अपने हाथ में रखेगी नहीं, वो उसके घर जाना है। ठीक है, तो मान लो घर में कोई भी रिश्तेदार उसको ले लेता है। ठीक है, अब उसमें सवाल उठते हैं कि उस कूलर पे किसका हक होगा। अब ऐसे तो सास मान लो कोई कहती है, या फिर कोई भी ऐसा घर में आके कहता है फॉर एग्जांपल कि ये तो हमारे घर की संपत्ति होगी ना, तो बेटी तुम्हें मिला है तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये कूलर के संदर्भ में बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, या गाड़ी हो सकती है मान लो। ठीक है,
मतलब बेटी के पास कार थी पहले, या फिर मतलब बेटी भी जॉब करती है, मान लो जिसकी शादी हो रही है कन्या की, और उसके पास स्कूटी है, कुछ है, वो उस ससुराल में अपनी, क्योंकि स्कूटी उसी के नाम पर है, वो चाहती है कि मैं इस स्कूटी को यूज़ करूँ, है ना, आगे, तो वो उसको ले आती है, ठीक है। ये कोई दहेज नहीं दिया गया है, वो क्योंकि उसी की थी, उसी के नाम पर कागज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मान लो उसे जॉब करनी है, तो वो स्कूटी अपने साथ घर पर ले आती है। अब मान लो घर पे आके वो स्कूटी, एक मान लो अगर वो ले आती है और उस स्कूटी पर कोई और हक जमा लेता है घर का, या घर का कोई और देवर, पेरेंट, या फिर माता ससुर, या कोई भी बोलता है कि नहीं ये तो हमारी भी है, अब तो शादी होकर आप आ गई हो, तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, इसके बारे में लिखा गया है कि जो अगर बेटी, अगर कोई कन्या अगर किसी चीज़ को लेके आती है अपने घर से, तो उसका हक जो होगा वो उस महिला का ही होगा, ठीक है। और महिला के साथ उसके जो बारिश है, यानी कि मान लो उसका बेटी हुई या बेटा हुआ, उसी का ही हक होगा, इसके अलावा कोई और हक नहीं रख सकता, ठीक है। जो भी अगर वो घर से लेके आ रही है, तो उसका जो भी हक है वो उसका किसका होगा, उस लड़की का ही होगा, उस कन्या का ही होगा, ना कि किसी और का होगा। अगर इन केस फिर भी मान लो, क्योंकि उस समय मान लो वो उस नहीं थी कि उसने अपने पास रख सकती थी, अगर मान लो किसी ने कहा कि ये मुझे अभी दे दो, शादी के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, तो उसको 3 माह के अंदर उसको सौंपना होगा वापस, किसको, उस कन्या को, जिसकी वो संपत्ति है, जिसको वो लेके आई है। अगर उसे घर वालों ने अगर ऐसा कुछ दिया है, तो उस अगर कोई ले भी लेता है, तो उसको 3 महीने के अंदर उसको वापस करना होगा। ये धारा 6 हमें बताती है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, 3 माह वाला पार्ट याद रखना, ठीक है। 3 महिला की संपत्ति को अगर वो लेके आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि उसकी है विवाह के बाद अगर अपने साथ लेकर आती है, तो कितने महीने में, 3 माह में वापस करना होगा। सिंपल है, धारा 6 भी हो गई, अब तो कुछ नहीं ना इसमें, तो धारा 6 भी हमने पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बची है। अब हम पढ़ेंगे धारा 7, कि धारा 7 हमें क्या इसमें बताती है, ठीक है। धारा 7 हमें बताती है कि जो अपराधों का संज्ञान है वो कौन ले सकता है, या फिर इसमें कौन सज़ा सुना सकता है, कौन इसमें आपत्ति कर सकता है, मतलब आपत्ति से मतलब है कौन कोर्ट के पास जा सकता है, कौन इसको संज्ञान में ला सकता है। तो धारा 7 हमें इसमें यही बताती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपराधों का संज्ञान। देखो ये जो वीडियो है सिर्फ ऐसा नहीं कि एजुकेशन पर्पज़ से ही, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से भी है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि कानून किसी को पता नहीं होते, फिर वो दिक्कतों में फंसते हैं। तो कानून अगर किसी को पता है तो वो जागरूक रहेगा, और यही मेरी इन्फॉर्मेशन मैं आसान भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ, टॉपिक को इजी कोई एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ आप उनको भी शेयर करें, क्योंकि ये एक समाज का मुद्दा है, ठीक है, जिससे समाज हमारा हमेशा से ही जूझता रहता है। तो अगर किसी को कानून है तो वो समाज में डर के नहीं रहेगा, वो अगर उसके साथ कभी कुछ गलत होता है तो वो इस चीज़ को बाहर लेके आ सकता है। तो इसलिए एज अ समाज के आप मेंबर हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इस अपराधों में संज्ञान में कौन कौन ले सकता है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कोई भी पीड़ित, ठीक है, एक तो आपको पता है जिसके साथ अगर कुछ हुआ है तो पीड़ित इसको ले जा सकता है पुलिस के सामने, पुलिस में शिकायत कर सकता है, आपको याद है, ठीक है। कहाँ जाओगे आप, पुलिस के पास तो जाओगे, पुलिस के पास शिकायत को ले जा सकते हो। इसके अलावा और इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, कौन, स्वतः संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट, जुडिशनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, जुडिशनल मजिस्ट्रेट इसको इसमें संज्ञान में ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मजिस्ट्रेट पूरा ही लिख देता हूँ, एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाएगा, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इसमें समझा सकूँ, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो इसमें स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जो सुनवाई होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सुनवाई होती है ना हर किसी एक कानून की, तो हम ये 3rd पेज पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ धारा 7 के बारे में सही से लिख देता हूँ, जो सही से हमें इसमें एक्सप्लेन करती है। तो इसमें अपराधों की शिकायत मैंने बता दी। अगर आप महानगर में रहते हैं, ठीक है, महानगर का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, अगर इस यहाँ का मामला है तो ये आप महानगर मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश कर सकते हैं। इस मामले का जो संज्ञान है वो ले सकते हैं महानगर मजिस्ट्रेट। आपको पता है मजिस्ट्रेट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट होते हैं और एक मजिस्ट्रेट होते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव में कहा होता है, जैसे मान लो डीएम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो
इसमें आ जाते हैं एजुकेटिव में। और जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं जो कि कोर्ट में होते हैं, आपको जो कानून के बारे में जानते हैं, आप भी अगर पी से जे करके जाएंगे तो पी से जे करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप महानगर मजिस्ट्रेट या फिर बन सकते हैं, या फिर जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर हो गए, ये सब आप बन सकते हैं, ठीक है। बट जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो यूपीएससी के थ्रू आप बनते हैं, वो आपका बनते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, जो डीएम होते हैं। तो इसमें हम महानगर मजिस्ट्रेट में जा सकते हैं। अगर अन्य के बारे में हम बात करें तो अगर अन्य किसी का मामला है तो ये मामला आप वहाँ पे फर्स्ट क्लास, मैंने आपको बोला, देखो जब अगर आप पीसीएसजे के थ्रू सिलेक्ट होंगे तो सेकंड क्लास ऑफिसर होंगे, लेकिन बाद में प्रमोट होकर आप फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। तो इसमें जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं, मैंने बताया यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही है, जो जुडिशनल मजिस्ट्रेट हैं वो आप यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? जुडिशनल मजिस्ट्रेट, सॉरी। तो मैं अब इसमें बात करूँ तो जुडिशनल मजिस्ट्रेट के बाद ये मामला जाता है, ये मामला की सुनवाई जुडिशनल मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर न्यायालय है, अगर इसमें चाहे तो वो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। क्या ले सकता है? अगर कोई उसको लगता है कि इसका मामला है, यहाँ पर दहेज का मामला बनता है, तो वो स्वतः संज्ञान भी इसको ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं? जुडिशनल मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो धारा 7 है, हमें इसके बारे में ही बता रहे हैं। या फिर स्वतः संज्ञान हो गया, और दूसरा क्या हो गया? या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पे भी संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। क्लास कैसे लग रही है कमेंट में बताओ भाई, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। और बाकी सब्सक्राइब कर लो, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है, या फिर एक ऑप्शन कौन है, इसके बारे में कौन शिकायत कर सकता है? अगर किसी के साथ अपराध हुआ है, ठीक है, किसी के साथ अपराध होता है इसमें, तो उसके माता पिता भी तो शिकायत कर सकते हैं ना। उसके माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं। किसके सामने? पुलिस में जाके कर सकते हैं, या फिर अपनी जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए सामने भी अपनी अपील को कर सकते हैं। इसके अलावा और बताया गया है एक चीज़ यहाँ पर धारा 7 में, कोई भी कल्याणकारी संस्था, ठीक है, कोई भी कल्याणकारी संस्था जो भी मान्यता प्राप्त हो, किससे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से। यहाँ पे लिख देता हूँ, मान्यता प्राप्त किससे? केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार से। राज्य सरकार से जो मान्यता प्राप्त है वो भी इसमें अपील कर सकती है। मान लो कोई ऐसी संस्था है जो कि कल्याणकारी संस्था है, या फिर ऐसी मान्यता है जो समाज कल्याण संगठन है, ठीक है, कोई भी आपके शहर का या फिर राज्य का, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो अगर उसे ऐसा लगता है कोई मामला दहेज का है तो वो भी इस चीज़ को उठा सकता है। अब ये मामला हो गया, आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं धारा 8 को, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट धारा है, इसके बारे में बताया गया है कि अपराध की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। धारा 8 हमें जो बताता है अपराध की प्रकृति, कि अपराध कैसा है ये। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, पहली बात, ये जो अपराध है ये गैर जमानती है, ठीक है, इसमें जमानत नहीं होगी, ये ध्यान रखना। गैर जमानती का मतलब है नॉन बेलेबल। दूसरा, ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब आप समझते हो क्या होता है? अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, अभी बता दूंगा क्या होता है। कॉग्निजेबल प्रकृति का है, कॉग्निजेबल प्रकृति का है, ठीक है। यानी कि इसमें मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड में, बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। तो करती है नहीं लिख देता हूँ, कर सकती है यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध का मतलब यही है कि बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके मामले में कोई ऐसा आता है मामला, ठीक है। दूसरा इसमें, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता होगा कि कॉग्निजेबल प्रकृति क्या होती है ना, संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे जो मामले होते हैं, अगर आपको कभी देखना है कि कौन सा ऐसा मामला है जिसमें बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है नहीं कर सकती है, तो ऐसे मामले हैं 3 वर्ष
की सज़ा 3 वर्ष से ज़्यादा, 1 मिनट, 3 वर्ष से ज़्यादा सज़ा वाले जितने भी मामले हैं, अभी देख लेना किस में कितने सज़ा है, मामले में संज्ञेय प्रकृति होती है। तो जितने भी मामले हैं जिनमें 3 वर्ष से अधिक की जेल हो सकती है, सज़ा से मतलब है जेल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें 3 वर्ष से ज़्यादा का सज़ा का प्रावधान है, तो वो जो मामले हैं वो आपके आएंगे कॉग्निजेबल में, यानी कि संज्ञेय में। इसमें पुलिस आपके बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो। आप नहीं, मतलब इन द सेंस कोई भी अगर व्यक्ति है, मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई तो इसमें है नहीं। और हाँ, इसमें समझौता का जो होगा, मैंने बताया था, इसमें जो समझौता है, ठीक है, अगर कोई समझौता करता है, मान लो बाद में पहुँचता कोर्ट के पास कि मुझे समझौता करना है, तो केवल न्यायालय की अनुमति से ही होगा। अगर न्यायालय अनुमति नहीं देता है तो इसमें कोई भी समझौता आप नहीं कर सकते। एक बार मामला अगर आप ले जाते हो कोर्ट में तो, ठीक है, कोर्ट में अगर जाता है अनुमति से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी हो गई धारा 8। अच्छा, इसी में ही धारा 8A को और जोड़ा गया है, जैसे उसमें जोड़ा गया था। तो धारा 8A और एक पढ़ लो, ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। धारा 8A क्या बोलती है ये और देख लो एक बार। धारा 8A का मतलब है अपराध जो होगा, ठीक है, अपराध का जो भी बोझ होगा, यानी कि वो कौन करेगा, वो अभियुक्त पर होगा। अभियुक्त पर होगा, किस पे होगा, अभियुक्त पर होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई भी ऐसी धारा है जो किसी एक व्यक्ति पर लगती है, ये इनमें से, ठीक है, मैं आपको बताया तो धारा कौन सी, 1 मिनट, धारा 1 मिनट याद रखना, धारा 3 और धारा 4। धारा 4 और धारा 3 के अंतर्गत अगर दहेज लेने और देने का आरोपी है कोई भी, तो उसको स्वयं, ठीक है, स्वयं ये साबित करना होगा कि वो दोषी नहीं है। तो आप समझ रहे हो 8A में क्या लिखा गया है। इसमें 8A ये बताता है कि अगर कोई भी इस मामले में कोई पकड़ा जाता है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई दोष लगता है, तो जो अभियुक्त होगा, यानी कि जिसके ऊपर दोष लगाया गया है, उस पर उसको धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत अगर उसको पकड़ा जाता है, ऐसे धारा 3 और धारा 4 में पकड़ा, आपको धारा 3 और धारा 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर इसके अंतर्गत वो दहेज लेने और दहेज देने का आरोपी पाया जाता है, तो उसको स्वयं ये साबित करना होगा कि वो दोषी नहीं है या अपराधी नहीं है। ये धारा A साफ साफ कहती है। एक चीज़ और है इसमें, धारा B, 8B और याद रखना, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना अगर समझ में ना आए तो। ये थोड़ी सी वैसे ये पूछा जा सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट धारा 3 और धारा 4 आपको याद से रख लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लो, ठीक है। और धारा B में क्या बोला गया है, एक आपको पता है दहेज, राज्य सरकार एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त करती है, ठीक है, ये राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी का जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो याद रखना इसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है। मैं आपको यहाँ पे आपको बता के चलता हूँ, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं DPO, ठीक है, डावरी प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, ये याद रखना, इसका मतलब ये है। तो इसकी जो नियुक्ति है वो मैंने आपको बताया ये राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी नियुक्ति, याद रखना, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार के हाथ में होता है। कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के पास नहीं है, ये राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। दूसरा बात, ठीक है, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आप याद रख सकते हो, इसका जो कार्य होता है, ठीक है, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो होते हैं उनका कार्य होता है कि जो भी अधिनियम है, ठीक है, उनका अनुपालन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता करना, या फिर कोई ऐसा लग रहा है उन्हें दहेज लेने के लिए, या फिर दहेज कोई ले रहा है, मतलब उकसा रहा है किसी को, या ऐसा कोई मामला आता है जिसमें दहेज का कोई मामला मिलता है, ज़बरदस्ती शादी के लिए धमकाया जा रहा है कि इतना दहेज दो तभी शादी होगी, तो इसकी अगर कोई मांग करता है तो उसको ये उसके नज़र में लाए और इसको जो भी सज़ा हो सकती है उसके लिए आगे प्रक्रिया को दिलाने के लिए कोशिश करे, ठीक है। इसके अलावा
अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें साक्ष्य बटोरने की ज़रूरत है किसी व्यक्ति के खिलाफ, मतलब उसने ऐसा करा है और हमें साक्ष्य की ज़रूरत है, तो वो भी कौन करेगा? वो भी आपका दहेज प्रतिशत अधिकारी ही कर सकता है। इसलिए इसे पुलिस का भी अधिकार है, ठीक है, पुलिस लेवल का भी इसको अधिकार है। क्योंकि मान लो कभी कोई जांच करनी है तो आपको पता है पुलिस को अधिकार होता है। अगर इसको अधिकारी नहीं होगा, जो दहेज प्रतिशत अधिकारी होंगे ना, अधिकारी नहीं होगा, तो ये कैसे कोई साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं या किसी को मदद कर सकते हैं? कोई फंस गया है तो, है ना, किसी के पास अधिकार होगा तभी तो वो कर सकता है। तो ये अधिकार दिए गए हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप याद रखना, नोट करके एक लिख लो, नोट करके आप इसमें लिख सकते हो एक, कि यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकती है, एक सलाह देने के लिए, मतलब जो दहेज जो डीपीओ हैं इनको सलाह देने के लिए, ठीक है, एक कमेटी का भी बना सकती है, एक कमेटी या सलाहकार बोर्ड बना सकती है जो कि डीपीओ के अंदर में ही काम करेगा। अगर ऐसा लगता है कि एक सलाहकार बोर्ड की ज़रूरत है तो इसमें वो गठन कर सकती है राज्य सरकार। और इसमें क्या होगा, इसमें कम से कम, ठीक है, 2 महिलाएं रखना ज़रूरी है। 2 महिलाएं कम से कम होनी चाहिए इसमें, ये याद रखना। वैसे तो कुल मेंबर जो है वो आपके 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा तो नहीं रख सकते, लेकिन 2 महिलाएं रखना ज़रूरी बोर्ड में, ठीक है। और अधिकतम मैं लिख देता हूँ, अधिकतम 5 सदस्य अधिकतम इस सलाहकार बोर्ड में होंगे। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सलाहकार बोर्ड में कितनी महिलाएं होनी चाहिए या कितने मेंबर हो सकते हैं, तो ये याद रखना, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हुए चल रहा हूँ। इसके एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब हम धारा 9 के करीब बढ़ते हैं, ठीक है। तो धारा 9 और धारा 10 हम इसमें ही एक साथ पढ़ देंगे, जो कि हमारी अंतिम धाराएँ हैं, ठीक है। धारा 10 मैंने आपको बताया था। धारा 9 हमें क्या बताती है, ठीक है। इसमें धारा 9 हमें बताती है तो केंद्र सरकार जो है उसके पास नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक मान लो सलाहकार बोर्ड है, या फिर दहेज निषेध अधिकारी का जो चयन करना है, उनकी नियुक्ति करनी है, वो आपका राज्य सरकार ही कर सकती है, ठीक है। तो धारा 10 हमें क्या बताती है, ये तो केंद्र सरकार की हो गई। जो धारा 10 है वो राज्य सरकार के जो भी कानून बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है, जो नियम बनाए जा सकते हैं वो आपका राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें हमें ये करना ज़रूरी है, इससे हम इसको रोक सकते हैं, तो राज्य सरकार को भी थोड़ी बहुत छूट इसमें दी गई है। लेकिन इस मामले में अगर कोई वो परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ करना है तो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष, जो होती है ना, जैसे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, ऐसे विधानमंडल भी होता है, विधानसभा, विधानमंडल में रखा जाएगा, ठीक है। याद रखना, इसमें रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा उन्हें लगता है कुछ इसमें उन्हें करना है तो उन्हें जो भी विधानमंडल है, ठीक है, विधानमंडल के समक्ष रखना होगा, वहीं से ही रखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो ये तो थी जो मैंने आपको बता दिया है कि धारा 10 और धारा 9, तो इतनी ही धाराएं हैं इसमें, और इसमें हमने सब कुछ जान लिया है। मैं एक बार फिर से आपको चलते चलते एक बार रिवीजन करा देता हूँ। धारा 9 धारा 10 में कुछ नहीं है। धारा 9 याद रखना केंद्र सरकार, और धारा 10 आपका राज्य सरकार के नियम हो गए, जैसे डीपीओ को नियुक्त करना है, ठीक है। मैं वो आपको बताते चलता हूँ कि हमने यहाँ से शुरुआत किया था। जो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में लागू हुआ, याद रखिएगा, रिवीजन कर रहे हैं। 20 मई 1961 को ये पारित होता है, ठीक है। पारित होने के बाद आपका 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1961 को ये लागू हो जाता है। इसमें 10 धाराएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, और ये धारा ही इंपॉर्टेंट है। पहले याद रख लीजिए, मैंने आपको आसान भाषा में बता दी है, ताकि आपको आगे कोई भी एक्ट पढ़े तो उसमें पता रहे कि जो मंत्रालय है, ठीक है, वो पहले उसको जो भी, अगर उसको कोई एक्ट बनाना है, कोई अधिनियम बनाना है, तो उसके लिए पहले मंत्रालय में उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या इसमें हम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। फिर इसको कानूनी विशेषज्ञों को दिया जाता है, ताकि वो देख सकें कि ऐसा कुछ तो नहीं है जो संविधान को आहत कर रहा है या फिर संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो कानून विशेषज्ञ जो है वो इसको देखते हैं। कानून विशेषज्ञ देखने के बाद ये जो विभाग होता है, संबंधित विभाग से संसद में जाता है। कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकते हैं, या फिर जो विभाग है, जो मंत्री हैं, वो अधिकतर मामलों में पेश करते हैं। सबसे पहले ये राज्यसभा में नहीं जाएगा, सबसे पहले संसद में जाएगा। संसद में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। फिर राष्ट्रपति जी उसको देखेंगे, उन्हें लगता है अगर ये ठीक है तो वो इसको साइन कर देंगे। अगर ऐसा लगता है कि कुछ इसमें ज़रूरत है सुधार की, तो वापस संसद को भेज देंगे, संसद इसमें सुधार करेगी, और फिर से यही साइकिल होगा, वहाँ जाके राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, ठीक है।
फिर हमने धाराएं पढ़ना शुरू करी। धाराएं में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने धारा 1 पढ़ी, ठीक है। धारा 1 हमें क्या बताती है कि ये जो कानून है, जो अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये पूरे भारत में लागू होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पे ही लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाता था क्योंकि 370 लागू थी, 370 हटने के बाद वहाँ पर भी लागू हो गया है। धारा 2 हमें बताती है परिभाषा, दहेज क्या होती है। मैंने आपको बताया दहेज क्या होता है। दहेज किसी भी मूल्यवान वस्तु जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से विवाह के अवसर पर, विवाह से पहले या विवाह के बाद किसी भी पक्ष को दी जाती है, या फिर कोई भी करार करता है, या फिर ली जाती है, या कोई ऐसा करार करते हुए पाया जाता है, तो ये धारा 2 के अंतर्गत आता है। दहेज 3 में बताया गया कि अगर कोई मांग करता है तो वो भी इसके अंदर आती है। यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, धारा 2 लिखा है, हाँ ठीक है, धारा 2 लिखा है, वो भी धारा 2 के अंतर्गत आता है। मेहर के बारे में लिखा गया है कि मेहर दहेज नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें धनराशि जो है वो कि वर के पिता द्वारा कन्या को दिया जाता है, और ये एक इनके यहाँ नियम है, या फिर आप नियम कह लो, या फिर जो धार्मिक मान्यता है वो आती आ रही है, तो इसको मेहर को दहेज में नहीं रखा गया है। धारा 3 के अंतर्गत क्या आता है, दहेज लेने या देने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो इसमें लिखे गए हैं। पहला बात, ये दंडनीय अपराध है, ठीक है, दंडनीय अपराध है, तो इसमें 5 वर्ष की सज़ा है, कम से कम हो सकती है, और जो दोषी है उसको 15,000 का जुर्माना देना पड़ेगा अगर वो दोषी पाया जाता है इसमें तो। और दहेज की मांग अगर होगी तभी ही ये दहेज मांगा जाएगा। अगर ऐसा कोई मामला आता है जिसमें दहेज की मांग ही नहीं की गई है और दहेज का आरोप लगाया गया है, तो वो नहीं मान्य होगा कानून की नज़र में। साफ साफ बोला गया है कि दहेज का एक्ट, ये जो है दहेज का अधिनियम है, ये तभी लागू होगा जब दहेज में मांग की गई है। अगर मांग नहीं की गई है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। धारा 4 हमें बताती है कि दहेज मांगने की सज़ा क्या है। इसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा 2 वर्ष तक की हो सकती है, अधिकतम 10,000 का आपका जुर्माना लग सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। धारा 4A इसी में जोड़ा गया है। धारा 4A बोलती है दहेज विज्ञापन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। आप कोई भी ऐड अगर आपको दिखता है कि जिसमें कोई दहेज के मामले में बोल रहा है कि दहेज इतना चाहिए, या फिर कोई वीडियो या फिर ऐसा कोई भी साक्ष्य होता है जिसमें दहेज की मांग की जा रही है, विज्ञापन दिया जा रहा है, विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से कानूनन अपराध है। इसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा और 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 15,000 तक का जुर्माना इसमें आपका लगेगा अगर आप ऐसा कोई दोषी करते हुए मिलता है या पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ें तो धारा 5 हमें क्या बोलती है। धारा 5 हमें बोलते हैं कि कोई समझौता इसमें नहीं हो सकता, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं बन सकता। कल को कोई बंदा आके बोलता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, या मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 1 लाख रुपये और मैं अपनी बेटी को शादी कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी समझौता, या चाहे वर्बली हो चाहे लिखित हो गया, वो कानून की दृष्टि में शून्य होगा, कोई उसकी मान्यता नहीं होगी। इसी में ही IPC की धारा जो थी पहले, ठीक है, अब उस जो कि BNS 80 की धारा में आ गई है, इसमें दहेज हत्या के बारे में बताया गया है। ये एक अलग मुद्दा है, जब मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। इसमें ऐसा बोला गया है कि 7 वर्ष के अंदर किसी भी कन्या की अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है जो कि दहेज हत्या के मामले में आता है, तो उसके बारे में लिखा गया है इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है, मिनिमम 7 साल से, और इसमें जुर्माना भी है जो कि आगे बताया जाएगा। धारा 6 में इसमें बताया गया है कि अगर, ठीक है, कोई भी महिला की संपत्ति है, मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था, मान लो कोई महिला पहले से उसके पास कोई चीज़ है, जैसे स्कूटी है, कूलर है, एसी है, जो महिला की है, वो उसको अपने साथ लेके आती है ससुराल में, तो उसका ही अधिकार उस पर होगा। कोई जाके ये नहीं बोल सकता कि पूरा घर का मामला है, ये पूरा घर यूज़ करेगा। उसका और उसके बच्चों का, यानी कि जो उसके वारिस हैं, उसी का ही अधिकार है, इसके अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। यदि कोई शादी में ऐसी संपत्ति आती है जो बेटी की है और उसे नहीं दी जाती है, कोई और रख लेता है, तो 3 माह के अंदर उसे वापस करना होगा, ठीक है। इसके बारे में लिखा गया है। धारा 7 में बताती है कि अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है। पहली बात, पीड़ित, जिसके साथ अगर कोई ऐसा हुआ है दहेज के बारे में, तो पीड़ित जा सकता है, पुलिस में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा स्वतः ही संज्ञान जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ले सकते हैं। 2 मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर ऐसा लगता है वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई दहेज का ऐसा मामला है, तो वो इसको स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। या फिर पुलिस को ऐसा कोई दिखता है कि कहीं पर ऐसा मामला है जो अपराध ये है दहेज के अंतर्गत, तो पुलिस भी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, जिससे जुडिशियल मजिस्ट्रेट संज्ञान लेके इसको आगे मामले को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। धारा 7 पढ़ लेते हैं। धारा 7 हमें बताती है कि कौन इसकी सुनवाई करेगा, ठीक है, और कैसे इसको स्वतः संज्ञान में ले सकते हैं। या फिर जो मैं धारा 7 ही बता रहा था, अगर आप महानगर में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है, तो ऐसे शहरों में महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इसकी सुनवाई करते हैं। अन्य या फिर कोई और शहर हो गए जो अन्य राज्य हैं, उसमें फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसकी सुनवाई करते हैं, ठीक है। या फिर स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। या फिर मान लो किसी कन्या के जो माता पिता हैं, अगर उन्हें लगता है उनकी बेटी के साथ ऐसा दहेज का कोई दिक्कत है, दहेज के बारे में उसे परेशान की जा रही है, प्रताड़ना की जा रही है, तो माता पिता भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि मान लो जो बेटी है या माता पिता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है रिश्ते तेले टूटते नहीं हैं,
तो दबाव में हमेशा रहते हैं, कभी निकलते नहीं है बाहर, वो इस अन्याय को सहती रहती हैं। तो इसलिए सरकार ने इसमें एक और प्रावधान डाला कि अगर कोई ऐसी संस्था है, अगर किसी संस्था को ऐसा लग रहा है जो कि मान्यता प्राप्त है केंद्र सरकार व राज्य सरकार से, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मामला है जो कि किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, तो वो भी इसको जुडिशरी मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकते हैं और इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। धारा 8 हमें बोलता है कि अपराध की प्रकृति बताता है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो इस मामले में पकड़ा जाता है तो वो गैर जमानती है। ठीक है, इसमें जमानत नहीं होती है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल प्रकृति है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 3 वर्ष से ज़्यादा का सजा जिसमें होती है उसमें कॉग्निजेबल होता है। तो दहेज का कोई भी मामला आएगा वो नॉन वेरिएबल होता है, उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा संज्ञेय अपराध है, पुलिस बिना वारंट के अधिकार है पुलिस को कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और 3 वर्ष से जितनी भी सजा होती है वो सारे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। धारा 8 ही आपको बोलता है कि अपराध का जो बोझ है वो अभियुक्त पर होगा, यानी कि धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया, अगर इसके अंतर्गत कोई दहेज लेने और दहेज देने का आरोपी पाया जाता है तो स्वयं उसे ही ये साबित करना होगा कि उससे वो दोषी नहीं है। धारा 8 भी वो हमें बताती है कि दहेज प्रतिशत अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है, जो कि राज्य सरकार द्वारा होती है। इसमें एक उनके सलाहकार बोर्ड भी हो सकता है जिसमें 2 महिलाएं होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे शायद 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कट गया है ताकि आपको नोट्स मिले तो फिर उसमें बोलोगे क्या है। अच्छा, ये नोट्स उसी को समझ में आएंगे जो वीडियो को देखेगा, तो वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप औरों के साथ भी शेयर करेगा, एक काफ़ी अच्छी वीडियो है जो सबकी नॉलेज देगी। इसमें 5 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें तो धारा 9 हमें बताती है कि केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति है उसको, कुछ मामलों को छोड़कर, जो कि राज्य सरकार बना सकती है। और धारा 10 में राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति है। ठीक है, लेकिन राज्य सरकार को ये राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है और इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसकी PDF जो है नोट्स की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।